हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 12 है। यहां पर हम लोग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं जिनके रीति रिवाज, विचार, मुद्रा और भाषा जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। और इस भिन्नता के होने के बावजूद भी यूरोप के अधिकांश देश जो हैं अपनी विकसित अवस्था में हैं, क्योंकि इन देशों के पास जो उपलब्ध संसाधन थे उन संसाधनों का उपयोग यहाँ के निवासियों ने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया है और ऐसे करके ये अपने आप को विकसित या समृद्ध बना पाए हैं। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने मिलकर एक साझा बाजार का विकास किया है। इसे यूरोपीय संघ या फिर यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। देखिए, साझा बाजार का उद्देश्य ये है इसमें शामिल जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था के स्तर को ऊपर उठाया जाए। इसी वजह से इस यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो हैं ये पश्चिमी यूरोप के भाग हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है यूके वाला पार्ट है और ये फ्रांस का पार्ट है। तो यूके और फ्रांस जो है ये पश्चिमी यूरोप के भाग हैं। वहीं जर्मनी जो है मध्यवर्ती यूरोप का देश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जर्मनी का रहा, तो जर्मनी जो मध्यवर्ती यूरोप में आ जाता है। वहीं यूके और फ्रांस जो है पश्चिमी यूरोप में आ जाते हैं। फ्रांस को आज भी किसानों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती के कार्यों में संलग्न लोगों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर खेती का कार्य जो है बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इसलिए इसको जो है आज भी किसानों का देश कहा जाता है। और फ्रांस जो है खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है, यानी इसे किसी अन्य देश से अपने खाद्यान्न आयात नहीं करने पड़ते हैं। ये अपने खाद्यान्नों को स्वयं उपजा लेता है। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जो है मूल रूप में ये औद्योगिक राष्ट्र में है, यानी ये इंडस्ट्रियल जो राष्ट्र बोले जाते हैं, औद्योगिक राष्ट्र बोले जाते हैं, वो राष्ट्र में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूके की। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूरोप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह है और ब्रिटिश द्वीप समूह का ही एक पार्ट जो है यूके वाला पार्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर एक द्वीप समूह है जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ब्रिटिश द्वीप समूह के दो मुख्य द्वीप हैं, एक तो ग्रेट ब्रिटेन है, दूसरा आयरलैंड है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है और ये वाला जो पार्ट है इसको आयरलैंड बोला जाता है। देखिए, आयरलैंड जो द्वीप है इसमें उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है, यानी इसका ऊपर वाला पार्ट जो उत्तरी आयरलैंड वाला पार्ट है और नीचे जो है आयरलैंड गणराज्य है, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। और आयरलैंड गणराज्य की राजधानी जो है डबलिन है। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन वाले पार्ट में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं, तो इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिल जाते हैं तो इनको यूके बोला जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है और यूके में कौन कौन शामिल है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा यूके यूरोपीय मुख्य भूमि से अलग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो फ्रांस और यूके के मध्य में यहाँ पर इंग्लिश चैनल पड़ता है और यहीं पर जो है डोवर जल संधि भी है। तो यूके जो है इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि के द्वारा ये यूरोपीय मुख्य भूमि से अलग होता है। ग्रीनविच रेखा जो है या फिर प्रधान देशांतर रेखा जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पर फिर से बताया गया है कि उत्तरी चैनल, आयरिश सागर और केल्टिक सागर जो है आयरलैंड द्वीप को ग्रेट ब्रिटेन द्वीप से पृथक करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस साइड में तो आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन वाला द्वीप रहा और इस साइड में जो है आयरलैंड द्वीप रहा। तो इनके बीच में एक तो उत्तरी चैनल है, एक आयरिश सागर है और केल्टिक सागर है। तो इनके जरिए जो ब्रिटिश द्वीप समूह के दोनों द्वीप हैं, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट और आयरलैंड द्वीप वाला पार्ट, ये आपस में पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ के उच्चावच और जलवायु की बात करेंगे। देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है निम्न उच्चावच वाला देश है, यानी यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा अधिक ऊंची नीची नहीं है, यानी यहाँ पर बहुत ऊंचाई की ऊंची भूमियाँ नहीं हैं। इसके मैदान जो तरंगित हैं, पहाड़ियाँ यहाँ पर नीची हैं और पठार यहाँ पर जो है कटी फटी अवस्था में है। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी जो है बेन नेविस है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1350 मीटर है और ये स्कॉटलैंड में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है कि बेन नेविस जो है यूके की सर्वोच्च चोटी है, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ती है। समुद्र की भुजाएं जो है इस देश के अंदर तक, काफ़ी अंदर तक घुस गई हैं, काफ़ी अंदर तक चली गई हैं। परिणाम स्वरूप इस देश की जो तटरेखा है बहुत ज़्यादा लंबी और दंतुरित है। तो तटरेखा बहुत ज़्यादा लंबी और दंतुरित होने के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्तन पोताश्रय विकसित हो पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है व्यापार वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सुगमता हुई है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ के आसपास के जो सागर हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं, आसपास के सागर जो है उथले हुए हैं। तो उथले सागर होने की वजह से इसके आसपास जो भी सागर हैं उनमें अच्छी खासी मात्रा में मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। तो ऐसे करके मत्स्य संसाधन में भी यूके काफ़ी ज़्यादा धनी है। देश का कोई भी भाग समुद्र से 125 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि यूके का कोई भी पार्ट जो है समुद्र से 125 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण महासागरीय प्रकृति की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण महासागरीय प्रकृति की है। देखिए सम का मतलब क्या है? जो स्थान जो है समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर आप लोग अक्षांश के हिसाब से देखें तो यूरोप का जो ये वाला पार्ट है, यूके वाला पार्ट है, उच्च अक्षांशों में पड़ता है। तो उच्च अक्षांशों में पड़ने की वजह से यहाँ पर जलवायु शीतोष्ण होती है। अब चूंकि इसके चारों ओर समुद्र है, इसकी वजह से यहाँ की जलवायु कैसी होगी? समशीतोष्ण महासागरीय प्रकृति की होगी। यहाँ के तापमान पर महासागरों का प्रभाव अधिक रहता है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। पछुआ पवनों के कारण यहाँ की शीत ऋतु कौष्ट और ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। यानी यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। तो पछुआ पवनों की वजह से यहाँ पर जो सर्दी की ऋतु होती है वो हल्की सी गर्म होती है और गर्मी की ऋतु जो है शीतल होती है, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। वर्षा यहाँ पर साल भर होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा ये शीत ऋतु में थोड़ी अधिक होती है। यानी वर्षा वैसे तो साल भर होती है, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम में ये वर्षा जो है गर्मियों की तुलना में ज़्यादा होती है। आगे बताया गया है कि फ्रांस के विपरीत यहाँ पर धूप कम खिलती है। प्रतिदिन यहाँ पर केवल औसतन 2 घंटे के लिए धूप के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण भी बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातों की वजह से यहाँ अधिकतर समय कोहरा और बादल छाए रहते हैं। यानी यहाँ पर पल पल पर मौसम बिगड़ता रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है, चक्रवात जो है, इनकी वजह से यहाँ पे बादल वगैरह, कोहरा वगैरह छाया रहता है। इस वजह से यहाँ पर धूप के दर्शन कम हो पाते हैं। यहाँ के संसाधन और आर्थिक विकास की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के बहुत थोड़े से भाग अर्थात 10% से भी कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। इसकी लगभग आधी भूमि पर विशेष रूप से पश्चिमी भागों में चरागाह हैं। यानी इसकी जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, इस साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, इस साइड में चरागाह मौजूद हैं। भेड़ पालन और पशुपालन जो है यहाँ का प्रमुख कृषि कार्य बन गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भेड़ पालन और पशुपालन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक तो दूध के लिए, दूसरा मांस के लिए। तो ये दूध के उत्पादन में भी और मांस के उत्पादन में भी यूके जो है काफ़ी ज़्यादा रिच है। इस देश के 1/3 से भी कम भाग पर खेती होती है। प्रमुख कृषि क्षेत्र जो है इंग्लैंड के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में है। यानी प्रमुख जो कृषि क्षेत्र हैं वो इंग्लैंड के पूर्वी पार्ट, ये वाले पार्ट जो हैं इन पार्टों में, और दक्षिण पूर्वी पार्ट यानी ये वाला पार्ट, इन पार्टों में है। गेहूं, जौ, जई, राई, आलू, चुकंदर, सब्जियां और फल जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। उत्तरी सागर में स्थित डॉगर बैंक यहाँ का प्रमुख मत्स्य भंडार क्षेत्र है। यानी उत्तरी सागर में यहाँ पर डॉगर बैंक पड़ता है। तो डॉगर बैंक जो है यहाँ का प्रमुख मत्स्य भंडार क्षेत्र है। देखिए इस देश के पास यंत्र चालित नौकाओं के बेड़े में ट्रॉलर और ड्रिफ्टर शामिल हैं। देखिए यहाँ पर जो है मछलियाँ वगैरह जो है मशीनों की सहायता से पकड़ी जाती हैं। तो उन मशीनों के नाम लिखे गए हैं। तो यंत्र चालित नौकाएं हैं जिनमें ट्रॉलर होता है, ड्रिफ्टर होता है, तो वो शामिल हैं। तो बताया गया है कि ट्रॉलर के द्वारा सागरों की तली में जो मछलियाँ होती हैं वो पकड़ी जाती हैं। वहीं इसके विपरीत जो ड्रिफ्टर होता है, ड्रिफ्टर के द्वारा क्या किया जाता है? ड्रिफ्टर के द्वारा सागर की जो सतह पर जो मछलियाँ होती हैं वो पकड़ी जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम में कोयले, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी मौजूद हैं। इसकी वजह से ही यह संसार का पहला औद्योगिक राष्ट्र बना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? यूके में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये जो है संसार का पहला औद्योगिक राष्ट्र है। यह संसार का पहला देश है जिसने कोयले का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। यानी भाप के इंजन के आविष्कार के बाद यहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया गया। इसी वजह से यहाँ की जो कोल रिजर्व हैं वो अब खाली हो चुके हैं। उतनी ज़्यादा मात्रा में उनमें कोयला अब मौजूद नहीं है। उद्योगों के सबसे पहले विकसित होने के कारण आज इसके कोयले और लौह अयस्क के जो उत्तम कोटि के भंडार हैं ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो यूके को अन्य देशों से लौह अयस्क और उत्तम कोटि का जो कोयला है ये आयात करना पड़ता है। उत्तरी सागर में कोयले के कुछ भंडार मिले हैं। इस देश में आज भी भारी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। इसके बावजूद भी इन्हें अन्य देशों से कोयला आयात करना पड़ता है। परमाणु ऊर्जा का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन सर्वप्रथम इसी देश में हुआ था। यानी सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया गया है वो यूके में ही किया गया है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं परमाणु ऊर्जा के स्रोत जो हैं प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के पूरक माने जाते हैं। उत्तरी सागर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल निक्षेप मिले हैं। इस देश में जल शक्ति के संसाधन बहुत ही कम हैं।
जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यूके जो है निम्न उच्चावच वाला देश है, यानी यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, और जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनसे जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों पर बड़े बड़े बांध वगैरह बनाकर बिजली का उत्पादन हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर जल शक्ति के संसाधन बहुत ही कम है। यहाँ पर लोहे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तरी लंकाशायर, यॉर्कशायर आदि हैं। यानी यहाँ पर जो लोहे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है तो उत्तर में पड़ने वाला लंकाशायर और यॉर्कशायर है। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों का विकास ग्लासगो, बर्मिंघम, न्यू कैसल, स्वानसी जैसे क्षेत्रों में हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है मैनचेस्टर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि यूके में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, मैनचेस्टर है। वहीं ऊनी वस्त्र बनाने के प्रमुख कारखाने जो हैं यॉर्कशायर में हैं, यानी ऊनी वस्त्र बनाने के जो प्रमुख कारखाने हैं वो यॉर्कशायर में हैं। इंग्लैंड का लंदन शहर विदेशी वस्तुओं के पुनर्निर्यात यानी री एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है, तथा लंदन और ग्लासगो जो हैं जलपोत निर्माण के लिए वो प्रमुख केंद्र हैं। यानी लंदन जो आप देख पा रहे हैं, लंदन जो कि यूके की राजधानी है, तो लंदन और ग्लासगो जो है ये न केवल फिर से री एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस हैं बल्कि जलपोत निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लंदन जो है यूके की राजधानी है। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा नगर है। देखिए लंदन जो है टेम्स नदी पर स्थित है। ये कई बार पूछा जाता है कि यूके की राजधानी लंदन जो है किस नदी पर अवस्थित है, ये टेम्स नदी पर अवस्थित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अब बात करेंगे फ्रांस देश की। तो फ्रांस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा और पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यानी यूरोप में वैसे तो ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा देश है, और पश्चिमी यूरोप में देखें तो पश्चिमी यूरोप का ये सबसे बड़ा देश है। फ्रांस के तीन ओर से समुद्र की सीमा के रूप में उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल, यानी इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल पड़ता है, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, इसके पश्चिम में जो इस साइड में आप देख पा रहे हैं बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है, और दक्षिण में भूमध्य सागर का विस्तार है, और इसके दक्षिण में आप देख पा रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है। यानी इसकी सीमाएं जो हैं तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। फ्रांस की स्थलीय सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, मोनाको और अंडोरा से मिलती हैं। यानी ये जो देश हैं, ये जो देश लिखे हुए हैं, इन देशों के साथ फ्रांस अपनी सीमा साझा करता है। फ्रांस को इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम से, यानी जैसा कि आप जानते हैं ये इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूके से अलग करता है। पेरेनीज पर्वत जो है स्पेन से, देखिए स्पेन, ये स्पेन रहा, स्पेन और फ्रांस की मध्य जो सीमा बनाने वाला पर्वत है वो पेरेनीज पर्वत है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो पेरेनीज पर्वत जो है स्पेन से, आल्प्स पर्वत इटली से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आल्प्स पर्वत है, तो आल्प्स पर्वतमाला इसको जो है इटली से, जूरा पर्वत इसको जो है स्विट्जरलैंड से। देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के मध्य जो है जूरा पर्वत पड़ता है, और वास्जिस पर्वत जो है जर्मनी से अलग करता है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो वास्जिस पर्वत है, तो वास्जिस जो माउंटेन्स हैं इसको जर्मनी से अलग करती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है और कई बार यूपीएससी में भी ये पूछा गया है प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कहीं एक अलग से डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए, कई बार ये पूछा जाता है। यहाँ के उच्चावच और जलवायु की बात करें तो फ्रांस जो है जलवायु और भौतिक लक्षण के आधार पर विविधता से भरा हुआ देश है, इसलिए फ्रांस को जो है छोटा यूरोप भी कहा जाता है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। यानी इसके दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम वाला जो रीजन है इस साइड में, यहाँ पर जो नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं, इसकी आधी से भी अधिक भूमि जो है यूरोप के विशाल मैदान का ही एक भाग है, और ये मैदान जो है फ्रांस के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में ये फैले हुए हैं। फ्रांस का जो मध्यवर्ती पठार या मैसिव है ये बहुत पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। इसका ढाल जो है मंद है और पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर है। यानी यहाँ पर जो इसका जो मध्यवर्ती पठार वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको मध्यवर्ती पठार या मैसिव कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, और इसका मंद ढाल पश्चिम इस साइड में, किस साइड में, इस साइड में है, और उत्तर पश्चिम इस साइड की ओर इसका ढाल है। माउंट ब्लांक जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4807 मीटर है, तो ये आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा और फ्रांस का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। फ्रांस की उत्तर पश्चिमी तटरेखा दंतुरित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी जो उत्तर पश्चिमी यानी ये वाला जो रीजन है, ये तटरेखा काफ़ी ज़्यादा दंतुरित कटी छटी है। इसके सक्रिय तटीय मैदान और सीन, लॉयर और रॉन जैसी जो नदियों की घाटियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। फ्रांस के उत्तरी और पश्चिमी भागों में लोग महासागरीय जलवायु का आनंद लेते हैं। यानी फ्रांस के उत्तर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ये महासागरीय जलवायु को आनंद लेते हैं। इसके विपरीत फ्रांस के उत्तर पूर्वी, यानी फ्रांस का उत्तर पूर्वी पार्ट ये वाला पार्ट होगा, और पूर्वी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट होगा। इसके विपरीत फ्रांस के उत्तर पूर्वी और पूर्वी और मध्यवर्ती जो पठार हैं, मध्यवर्ती मतलब इस साइड वाले जो मध्यवर्ती पठार हैं, यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता होती है तापांतर में काफ़ी ज़्यादा तापांतर, यानी कि जो दैनिक तापांतर होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ऋतुओं का तापांतर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो जलवायु होती है वो महाद्वीपीय जलवायु बोली जाती है। मध्यवर्ती पठार की घाटियों की जलवायु थोड़ी मृदुल है, यानी मध्यवर्ती जो पठार हैं वहाँ की जो घाटियाँ हैं उन घाटियों की जलवायु थोड़ी सी मृदुल हो जाती है। दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी फ्रांस का मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। यहाँ के संसाधन और आर्थिक विकास की बात करें तो फ्रांस की तटरेखा के दंतुरित होने के कारण यहाँ पर कई प्राकृतिक पोताश्रय हैं। फ्रांस जो है खनिज संपदा के मामले में बहुत ज़्यादा संपन्न या धनी नहीं है। कोयला जो है देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है और वास्तव में ये कोयला के जो भंडार हैं, कोयले के जो निक्षेप हैं, वो बेल्जियम के कोयला क्षेत्रों का ही विस्तार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेल्जियम वाला क्षेत्र है, बेल्जियम, तो बेल्जियम इसके उत्तर में यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर साइड में जो भी कोयला वाले क्षेत्र हैं वो वास्तव में बेल्जियम के ही कोयला भंडारों का विस्तार है। या उत्तम कोटि का भी नहीं है यहाँ पर, यानी यहाँ पर फ्रांस में जो कोयला पाया जाता है उत्तम कोटि का नहीं है, क्योंकि इसका चूरा हो गया है, लंबे समय से इसको निकाला जा रहा है, निकाले जाने की वजह से यहाँ पर ये चूरा हो गया है। तो फ्रांस को जो है उत्तम कोटि का जो कोयला है वो अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। लौह अयस्क की एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क 90% से अधिक लॉरेन क्षेत्र से निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संसाधनों के मामले में यहाँ पर लौह अयस्क की काफ़ी ज़्यादा मिलता है और लौह अयस्क का अधिकांश पार्ट जो है लॉरेन क्षेत्र से निकाला जाता है। कोयले की कमी के कारण जल विद्युत के विकास को यहाँ पे बढ़ावा मिला है। चूंकि कोयला तो है नहीं तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट कम है, इस वजह से यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि जो जल विद्युत बनाने वाले प्लांट जो है उनकी यहाँ पर बहुलता है वो बहुत ज़्यादा है। फ्रांस के लोहे और इस्पात उद्योग का विकास लॉरेन क्षेत्र और उत्तरी कोयला क्षेत्रों में हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो लॉरेन क्षेत्र है इस साइड में और उत्तरी कोयला क्षेत्र है यहाँ पर जो है लौह और इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। फ्रांस का जो रेशम वस्त्र उद्योग है ये रॉन घाटी में केंद्रित है, यानी इसका जो रेशम वस्त्र उद्योग है ये रॉन घाटी में केंद्रित है। इसके विपरीत सूती वस्त्र उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्रों और वासजेस में केंद्रित है। ऊनी कपड़ों के अधिकतर कारखाने ये भी उत्तर में पाए जाते हैं। दक्षिणी फ्रांस की बात करें तो दक्षिणी फ्रांस में रॉन व सोन नदी के संगम पर लियोन शहर स्थित है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी रॉन रिवर रही जैसा कि आ रही है, तो रॉन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो रॉन और सोन नदी के संगम पर यहाँ पर लियोन शहर पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिया है, यहाँ पे मैं इसी वजह से पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये रॉन और सोन नदी के संगम पर पड़ता है और लियोन शहर जो है रेशम उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लिली शहर जो है, लिली शहर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ का जो लिली शहर है इसमें सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। फ्रांस में कुल भूमि का लगभग 1/4 भाग वनों के लिए सुरक्षित है। कुल क्षेत्रफल का एक अन्य चौथाई भाग जो है चरागाहों के रूप में है, जो कि निची पहाड़ियों और पठारों पर ये पाए जाते हैं। फ्रांस के कुल क्षेत्रफल के 1/3 से भी कुछ अधिक भाग में खेती की जाती है। गेहूं है, गेहूं जो है फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं मुख्य रूप से पेरिस बेसन में उगाया जाता है। पेरिस बेसन के उत्तरी मैदान में पैदा किया जाता है। यानी जो पेरिस बेसन है, पेरिस यहाँ की राजधानी है, तो पेरिस बेसन के उत्तरी मैदानों में गेहूं की खेती की जाती है। दक्षिण पूर्व के आर्द्र और कोस्ट क्षेत्रों में मक्का की खेती होती है। देखिए ये जो दक्षिण पूर्व के आर्द्र और कोस्ट क्षेत्र है, आर्द्र का मतलब नम और गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर मक्का की खेती होती है। उत्तर पश्चिमी तट और मध्यवर्ती पठार की उपजाऊ भूमियों में राई और जई उगाए जाते हैं। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उत्तर पश्चिमी तट ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, और मध्यवर्ती पठार यानी ये वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पर यहाँ की जो कम उपजाऊ भूमि है इसमें राई और जई उगाए जाते हैं। उत्तर के ठंडे भाग में जौ की खेती की जाती है, यानी उत्तर का जो ठंडा वाला भाग है तो यहाँ पर जौ की खेती की जाती है। आलू, चुकंदर और फ्लैक्स जो हैं अन्य प्रमुख फसलें हैं जो कि उत्तरी फ्रांस में होती हैं। फ्रांस में सामान्यतः मिश्रित खेती की जाती है। देखिए मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है कि किसान जो है फसल उगाने के साथ साथ अपने फार्मों पर गाय, बैल, सूअर और मुर्गियों को भी पालते हैं। यानी कहने का मतलब ये है किसान जो है फसल उगाने के साथ साथ यहाँ पर पशुओं का पालन भी करते हैं। तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम उपज के लिए फ्रांसीसी किसान जो हैं गहन कृषि की विधि अपनाते हैं। तो परिणाम स्वरूप यहाँ फसलों की अधिक उपज होती है, इसलिए यह देश खाद्यान्नों में लगभग आत्मनिर्भर है। यानी यहाँ पर जो यहाँ के किसान हैं वैसे तो वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधियों को भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान जो है गहन कृषि की विधि अपनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। इसी वजह से ये देश जो है खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है। दक्षिणी फ्रांस की घाटियों के सीढ़ीनुमा और परिरक्षित ढालों के अधिकांश भाग पर अंगूर की खेती की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिणी फ्रांस में यहाँ पर पूरा पहाड़ी रीजन है। इन पहाड़ी रीजन के
घाटियों में यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बनाए गए हैं जिन पर अंगूर की खेती की जाती है। फ्रांस का जो शैंपेन क्षेत्र है, ये शैंपेन शराब जो कि अंगूर से बनाई जाती है, इसके उत्पादन के लिए पूरे विश्व में ये फेमस है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि शैंपेन क्षेत्र कहाँ पड़ता है। शैंपेन क्षेत्र फ्रांस में पड़ता है और शैंपेन क्षेत्र जो है शैंपेन शराब बनाने के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में विविध प्रकार के फल पैदा होते हैं। इनमें जैतून, अंजीर, आड़ू, आलूचा, नाशपाती और संतरे प्रमुख हैं। देश के जो उत्तरी भाग है, यानी ये वाला जो पोर्शन, उत्तर वाला पोर्शन है, यहाँ पर सेब की खेती होती है। देश के इस भाग में शराब जो है अंगूरों के स्थान पर सेब, अनाज और होप नामक पौधा है, इसके फूलों के मिश्रण से शराब बनाई जाती है। आगे यहाँ बताया गया है कि पेरिस जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर और सांस्कृतिक गढ़ की उपमाएं दी गई हैं। फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है, इसके बावजूद भी फ्रांस को कृषकों का देश कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में पशुपालन के साथ साथ विस्तृत रूप में खेती भी की जाती है। इसीलिए फ्रांस को जो है आज भी विकसित देश होने के बावजूद भी इसको कृषकों का देश कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे जर्मनी देश की। तो जर्मनी देश का थोड़ा सा इतिहास बताया गया है कि जर्मनी का पहले इतिहास हम जानेंगे, उसके बाद जर्मनी के संसाधनों पर बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जो है 2 राष्ट्रों में बंट गया था। इसका जो पश्चिमी भाग है, इसको जर्मन संघीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता था, यानी इसका जो पश्चिम वाला पार्ट था इसको जर्मन संघीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। और वहीं इसका जो पूर्वी भाग था, तो पूर्वी भाग पर तत्कालीन सोवियत संघ का प्रभाव था, तो पूर्वी भाग पर तत्कालीन सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में था और इसे जर्मन लोकतंत्री गणराज्य कहते थे। तो 3 अक्टूबर सन 1990 को दोनों राष्ट्र फिर से आपसी समझौते के द्वारा मिलकर एक राष्ट्र बन गए और इसका नया नाम जर्मन संघीय गणतंत्र या जर्मनी कहलाया। अब बर्लिन जो है जर्मनी या जर्मन संघीय गणतंत्र की राजधानी है, यानी बर्लिन जो है यहाँ की राजधानी है, जो कि देश के पूर्व में पड़ती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके उत्तर पश्चिम में उत्तर सागर और उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर स्थित है। देखिए इसके उत्तर पश्चिम में, यानी इस साइड में जो है नॉर्थ सी यानी उत्तर सागर है और इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर बाल्टिक सी पड़ता है, बाल्टिक सागर पड़ता है। जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क, यानी जर्मनी के उत्तर में यहाँ पर ऊपर की तरफ जो देश है ये डेनमार्क है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जर्मनी के उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, यानी पूर्व में जो है चेक गणराज्य और पोलैंड, दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैंड स्थित हैं। यानी इन देशों के साथ जर्मनी जो अपनी सीमा साझा करता है। भौतिक लक्षण की बात करें तो जर्मनी को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इसका उत्तरी मैदान है, यानी ये वाला जो मैदान है इसको उत्तरी मैदान कहते हैं। तो उत्तरी मैदान की बात करें तो यह जो है यूरोप के विशाल मैदान का ही एक भाग है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम में इसकी चौड़ाई कम है और जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जा रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से कहा गया है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। इसके ऊपर हिमानियों द्वारा छोड़े गए बालू, बजरी और चीका मिट्टी की मोटी परत है। क्योंकि लंबे समय तक ये वाला जो क्षेत्र है हिम से ढका रहा है, तो हिम के ढके रहने की वजह से जब हिम पिघली है तो हिम पिघलने की वजह से यहाँ पर हिमानियों के द्वारा जो छोड़े गए बालू, बजरी और चीका मिट्टी की जो निक्षेप है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है दक्षिणी उच्च भूमियां और पर्वत, यानी इसके सेकंड पार्ट में दक्षिणी उच्च भूमियां और पर्वत आ जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पठार, पहाड़ियां, घाटियां और पर्वत यहाँ पर मौजूद हैं। उच्च भूमि का जो सामान्य ढाल है आल्प्स पर्वतों से उत्तर की ओर है, यानी इसका जो सामान्य ढाल कहाँ पर है, आल्प्स पर्वतों से उत्तर की ओर इसका सामान्य ढाल है। मध्यवर्ती भाग में कम ऊंचाई की घिसी हुई उच्च भूमियां पाई जाती हैं। चूंकि मध्यवर्ती भाग में निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने मध्यवर्ती उच्च भूमियों को घिस दिया है, तो इसी वजह से मध्यवर्ती वाले पार्ट में कम ऊंचाई की घिसी हुई उच्च भूमियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर, देखिए इसके पश्चिम में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह प्रदेश पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर पूर्व में बोहेमियन फॉरेस्ट तक फैला हुआ है। पूर्व में जो है इसके बोहेमियन फॉरेस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक कम ऊंचाई वाला पठार है। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जंगल नहीं है बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट पठार का नाम है। ब्लैक फॉरेस्ट एक कम ऊंचाई वाला पठार है। इसके दक्षिण में बवेरियन आल्प्स की कटी फटी भूमि है। दक्षिण में आप देख पा रहे हैं ये बवेरियन आल्प्स की जो है कटी फटी भूमि आल्प्स पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है ये। इसके पश्चिम में राइन नदी की प्रसिद्ध चौड़ी भ्रंश घाटी है, जिसमें से होकर राइन नदी बहती है। यानी इसके पश्चिम में राइन नदी की जो है पश्चिमी चौड़ी घाटी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पश्चिम में पड़ती है राइन नदी की चौड़ी घाटी, जो कि भ्रंश में होकर ये बहती है। जर्मनी के सुदूर दक्षिण में आल्प्स पर्वत हैं जो एकदम ऊंचे उठे हुए हैं, यानी बिल्कुल सुदूर दक्षिण में यहाँ पर आल्प्स पर्वत पड़ते हैं जो कि एकदम ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में राइन, वेसर, एल्ब, ओडर और डेन्यूब जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं।
डेन्यूब को छोड़कर सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। डेन्यूब नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, बाद बाकी जो अधिकांश नदियां हैं वो सभी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। देखिए कई बार पूछा गया है कि राइन नदी किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो राइन नदी जो है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला फ्रांस वाला पोर्शन था और ये वाला जर्मनी वाला था। तो राइन नदी जो है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। वहीं जो ओडर नदी है, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। देखिए ये जो नदी आ रही है साइड में पूर्व में, इसको ओडर नदी कहते हैं। तो ओडर नदी जो है जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जलवायु की बात करें तो जर्मनी का विस्तार जो 47 डिग्री उत्तरी से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है और यहाँ की जलवायु जो शीतोष्ण है। इसके तटीय क्षेत्रों में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ के जो तटीय क्षेत्र है, तट वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव है। महासागरीय जो प्रभाव है दक्षिण और पूर्व की ओर घटता जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर इस साइड में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे महासागरीय प्रभाव कम होता जाता है। दक्षिण पूर्व में तापांतर में भी वृद्धि हो जाती है और यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है। दक्षिण पूर्व मतलब इस साइड वाला रीजन जो पहाड़ी रीजन है, यहाँ पर तापांतर में काफी वृद्धि हो जाती है। दिन का और रात का जो तापमान है इसमें काफी डिफरेंस देखा जाता है और यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। दक्षिण में ऊंचाई बढ़ने के कारण शीत ऋतु अधिक ठंडी हो जाती है। यहाँ पर अधिकतर जो वर्षा होती है ये गर्मियों की ऋतु में होती है और वर्षा की मात्रा ये भी पूर्व की ओर घटने लगती है, क्योंकि वर्षा जो है पछुआ पवनों से होती है और वर्षा की मात्रा जो है इस साइड से इस साइड की ओर जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भूमि उपयोग और आर्थिक विकास। तो यहाँ पे बताया गया है कि जर्मनी की कुल भूमि के 1/3 भाग में वन फैले हुए हैं। उच्च भूमियों और पर्वतों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वहीं दक्षिणी भाग में विस्तृत वन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिणी भाग में काफी ज्यादा विस्तृत वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जर्मनी में कोयले, विशेष रूप से बिटुमिनस, लौह-यस्क, सीसा, तांबा और पोटास के काफी बड़े भंडार मौजूद हैं। रूर जो है, रूर यूरोप में कोयले का उत्पादन का सबसे बड़ा और संपन्न क्षेत्र है, जो कि जर्मनी में ही पड़ता है। सार और सेक्सोनी अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। जैसा कि हमने बताया था कि लिग्नाइट कोयला जो है सेक्सोनी क्षेत्र में मिलता है, तो लिग्नाइट कोयला जर्मनी के पूर्वी भाग में सेक्सोनी में मिलता है, यहाँ पे बताया गया है। रूर जो है राइन की एक सहायक नदी है, जो कि राइन नदी में दाहिनी ओर से आकर मिलती है और यह जो है बिटुमिनस कोयला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी रूर नदी का जो बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है पूरे विश्व में फेमस है। रूर बेसन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसी वजह से रूर बेसन को जो है जर्मनी का काला प्रदेश या फिर औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। रूर के कोयला क्षेत्रों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला मिलता है। इसी कारण यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। जर्मनी का पिग आयरन जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक आयरन की किस्म है जिसको पिग आयरन कहा जाता है। तो पिग आयरन के निर्माण में जो है जर्मनी काफी ज्यादा फेमस है। लौह-यस्क मुख्य रूप से बवेरिया में न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर के दक्षिण क्षेत्रों में ये लौह-यस्क मिलता है। इनमें से बवेरिया के अयस्क जो हैं उत्तम कोटि के हैं और अन्य क्षेत्र के जो लौह-यस्क हैं ये निम्न कोटि के हैं। पश्चिमी भाग में सूती और रेशमी वस्त्रोद्योग महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिमी भाग में जो सूती और रेशमी वस्त्रोद्योग काफी ज्यादा फेमस है। देश के आधे से भी अधिक भाग में खेती होती है। यद्यपि निम्न भूमि और घाटियों में गहन खेती की जाती है, लेकिन अब यहाँ पर खेती के अधिकतर कार्य जो है यंत्रों के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतियों से यहाँ पर होने लगे हैं। गेहूं, जौ, चुकंदर, आलू, राई और जई जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जर्मनी संसार में राई, आलू और चुकंदर के बड़े उत्पादक देशों में से एक है। जर्मनी दूध, मक्खन, पनीर और मुर्गी उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक देश भी है। जर्मनी के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों की अधिकतर भूमि में खेती होती है और यहाँ पर मिश्रित खेती का चलन है। एल्ब नदी की घाटी यूरोप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यानी एल्ब नदी की जो घाटी आप देख पा रहे हैं, एल्ब जो नदी ये बह रही है, तो एल्ब नदी की घाटी यूरोप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और यहाँ पर अंगूरों की खेती होती है। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यह 99 किलोमीटर लंबी नहर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कील नहर है। तो कील नहर जो है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ रही है। लेकिन जिस समय कील नहर नहीं थी उस समय अगर कोई सामान इस साइड से इस साइड में भेजना होता था तो पूरा डेनमार्क का चक्कर लगाना पड़ता था। तो ऐसे में 700 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो कील नहर के बनने से न केवल दूरी कम हुई है बल्कि समय की बचत भी हुई है। दक्षिण में डैन्यूब नदी द्वारा यूरोप के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में पहुंचना आसान है। यानी दक्षिण में जो डैन्यूब नदी है वो भी जलमार्ग का काम करती है। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा नगर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बर्लिन यहाँ पे पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। तो बर्लिन जो है जर्मनी का सबसे बड़ा नगर है।
यह एक नदी पत्तन है। इसको संयुक्त जर्मनी की राजधानी बनाया गया है, यानी बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। बॉन राइन नदी पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है, यानी बॉन जो है राइन नदी पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण नगर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बॉन रहा, ठीक है। पहले यह शहर जो है जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी था। उत्तरी सागर पर हैम्बर्ग और ब्रेमेन प्रमुख पत्तन है। देखिए, उत्तरी सागर पर यहाँ पर हैम्बर्ग और ब्रेमेन जो है दो पत्तन पड़ते हैं। वहीं बाल्टिक सागर के तट पर स्थित रोस्टॉक एक प्रमुख पत्तन है। ये बाल्टिक सागर पर रोस्टॉक पत्तन पड़ता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इन पत्तनों के नाम पूछे जाते हैं कि हैम्बर्ग और ब्रेमेन पत्तन के साइड में पड़ते हैं। तो हैम्बर्ग और ब्रेमेन जो है उत्तरी सागर की साइड में पड़ते हैं, नॉर्थ सी की साइड में पड़ते हैं। वहीं रोस्टॉक जो है बाल्टिक सागर के तट पर पड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए। रूर प्रदेश के एसन, डुसेल्डोर्फ और अन्य औद्योगिक नगरों के अलावा कोलोन, मैनहीम और फ्रैंकफर्ट जो है राइन घाटी के अन्य प्रमुख नगर हैं। केवल कोलोन तक ही राइन नदी में समुद्री जहाज जा सकते हैं। कोलोन से आगे जो है मार्ग जो है सकरा हो जाता है। सकरा होने की वजह से राइन नदी में समुद्री जहाज नहीं जा पाते हैं। म्यूनिक जो है बवेरिया की उच्चभूमि पर स्थित है, यानी म्यूनिक जो है बवेरिया की उच्चभूमि पर पड़ता है। यह कला और संस्कृति का केंद्र है। यह अपने शराब के कारखानों के लिए भी फेमस है। लिप्जिंग और एल्ब नदी, देखिए लिप्जिंग शहर भी है और लिप्जिंग नदी भी है। तो आपको याद रखना है, लिप्जिंग और एल्ब जो है दोनों नदियां हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लिप्जिंग और एल्ब दोनों ही नदियां हैं। ठीक है, ये रही लिप्जिंग नदी, ठीक है, ये लिप्जिंग नदी जा रही है और ये एल्ब नदी जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एल्ब नदी है। तो लिप्जिंग और एल्ब नदी के किनारे पर स्थित ड्रेसडेन प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है। ड्रेसडेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है। ड्रेसडेन जो है अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लिप्जिंग, देखिए लिप्जिंग नदी भी है और लिप्जिंग शहर भी है। लिप्जिंग सड़कों का केंद्र और रेलों का बड़ा जंक्शन है। इस नगर में कृषि पर आधारित उद्योग हैं। लिप्जिंग जो है छपाई उद्योग और पुस्तक के मेलों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।